हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं घटना चक्र के पार्ट 18 को। और आज हम लोग घटना चक्र के सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने घटना चक्र के क्वेश्चन को एक एक करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो है हमारा बिहार स्पेशल का सीरीज नहीं है, आज घटना चक्र का सीरीज लेकर आया हुआ हूँ आपके साथ। और फिर जो है मंडे को आपको फिर से बिहार स्पेशल का सीरीज देखने को मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के नेतृत्व में, श्रमिक संघ के नेतृत्व में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये पूछा गया है आपसे। तो देखो जो भी आंदोलन टाइप के क्वेश्चन है, चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर किसी भी टाइप का विद्रोह हो, वो आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी विद्रोह या फिर आंदोलन हुआ है वो आपके बीपीएससी या फिर बीपीएससी टीचर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस बात को ध्यान में रखना आप लोग। तो तेभागा आंदोलन जो 1946 में हुआ है, बंगाल में आरंभ हुआ है, किसके नेतृत्व में। तो देखो भाई, वो किसान सभा के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ है। किसके नेतृत्व में स्टार्ट हुआ है, तो किसान सभा के नेतृत्व में। और ये 66 बीपीएससी प्री री एग्जाम 2020 का क्वेश्चन था। अब आंदोलन का यहाँ पर बात हुआ है, तो आई विल डिस्कस सम पॉइंट्स हियर। ओके, तो देखो यहाँ पर मैं आपसे आंदोलन से रिलेटेड कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। एंड फर्स्ट आंदोलन हम लोग देख लो अपना, क्या देख लेना है आपको, तो उलगुलान विद्रोह देख लो आप लोग। पहला देख लो उलगुलान विद्रोह या फिर मुंडा विद्रोह देख लो। फर्स्ट तो देख लो मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह भाई हुआ कब है, पहली बात तो यही याद रख लेना है। तो 1899 से 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह हुआ था। 1899 से 1900 के बीच में जो है मुंडा विद्रोह हुआ है। मुंडा विद्रोह का डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लिया जाता है। और देखो इसको किसके नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ था, तो बिरसा मुंडा ने नेतृत्व करा था। किसने नेतृत्व करा था मुंडा विद्रोह का, तो बिरसा मुंडा ने नेतृत्व करा था मुंडा विद्रोह का। और बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, तो धरती अब्बा के नाम से भी, धरती आबा या अब्बा ऐसे कहा जाता है, आप आबा याद रखेंगे, धरती आबा के नाम से जाना जाता था। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता था। ये भी ध्यान में रख लेना है आपको। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने करा है, इन्हें धरती आबा के नाम से जाना जाता था। और देखो मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहते थे। क्या कहते थे, उलगुलान विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता था। ओके फ्रेंड्स, मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता था। देखो मुंडा विद्रोह आखिर हुआ क्यों था, तो एक होता था फूट 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 कटी प्रथा। फूट कटी प्रथा था, मतलब कि इसमें क्या होता था, तो सामुदायिक सामुदायिक खेती करना होता था। तो खूट कटी प्रथा था, इसी वजह से जो हुआ था आपका मुंडा विद्रोह हो गया था। खूट कटी प्रथा जो बंद हो गया, इसी वजह से मुंडा विद्रोह हुआ। खूट कटी प्रथा का मतलब होता है कि सामुदायिक खेती जो होता था वो बंद कर दिया गया था, इसी वजह से मुंडा विद्रोह हुआ था। और देखो यहाँ पर जो है बिरसा मुंडा को फरवरी के 1900 में, फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था। क्या किया गया था, गिरफ्तार। किसको, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अरेस्ट किया गया था बिरसा मुंडा को फरवरी 1900 में। और बिरसा मुंडा का जून 1900 में जो है मृत्यु हो गया है। जून 1900 में क्या हो गया है, तो मृत्यु हो गया था। कहां पर डेथ हुआ था, रांची जेल में। ठीक है, रांची जेल में। तो ये भी याद रखना, डेथ कब हुआ है बिरसा मुंडा का, जून 1900 में रांची जेल में बिरसा मुंडा का डेथ हो गया है। ओके फ्रेंड्स, अब एक याद रख लियो आप लोग, क्या एक याद रख लो आप लोग, चुआड़ विद्रोह याद रख लो। चुआड़ विद्रोह, चुआड़ विद्रोह, चुआड़ विद्रोह। और चुआड़ विद्रोह हुआ कहाँ था, तो मिदनापुर में। मिदनापुर कहाँ पर है भाई, तो मिदनापुर आपके यूपी में है। मिदनापुर कहाँ है, यूपी में है। चुआड़ विद्रोह कहाँ हुआ है, तो मिदनापुर यूपी में हुआ है। और इसके जो नेतृत्व किसने करा है चुआड़ विद्रोह का, तो कैलाश पाल ढोलका और बाराभूम ने। कैलाश पाल ढोलका, कैलाश पाल ढोलका, ढोलका और बाराभूम ने, बाराभूम। और ये चुआड़ विद्रोह हुआ कब था, तो 1768 में चुआड़ विद्रोह देखने को मिला था। और देखिए जो भी विद्रोह टाइप का है, मैंने वो आपके शायद सेशन में करा रखा है। ठीक है, और अगर मैंने जो है विद्रोह नहीं कराया है, तो एक दिन मैं जो है सारा विद्रोह से रिलेटेड टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगा, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं विद्रोह को छोड़ नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो विद्रोह आपके लिए मैं एक क्लास में जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। अगर मैंने प्रोवाइड नहीं करा होगा अब तक, तो मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर प्रोवाइड कराया होगा तो फिर आपको बता दूंगा कि इस सेशन को यहाँ से देख लेना है।
ठीक है, तो अगर प्रोवाइड नहीं किया गया होगा तो मैं आपके लिए टोटल विद्रोह जितना भी विद्रोह हुआ है वो लेकर आपके लिए आ जाऊंगा। ओके फ्रेंड, चलिए फिर आगे हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? क्या पूछ लिया है कि जो दूसरा अधिवेशन जो हुआ था उसमें कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 233, 30, 41, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये देखो बीपीएससी री एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। और देखो जब द्वितीय सम्मेलन का बात हुआ है तो पहले सम पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे अपने द्वितीय सम्मेलन के बारे में। तो द्वितीय सम्मेलन जो हुआ था भाई वो 1886 का कलकत्ता अधिवेशन था। कौन सा था? 1886 का कोलकाता अधिवेशन था। दूसरा अधिवेशन जो था 1886 का कोलकाता अधिवेशन था। ठीक है, 1886 का कोलकाता अधिवेशन। इसका अध्यक्षता किसने करा था? तो दादा भाई नरोजी ने। दादा भाई नरोजी अध्यक्ष कौन थे कलकत्ता अधिवेशन के? दादा भाई नरोजी। कलकत्ता अधिवेशन हुआ कब है? तो 1886 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ है और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नरोजी ने करा था। ये क्या थे दादा भाई नरोजी? तो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। प्रथम पारसी अध्यक्ष। आपसे पूछ लेगा कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नरोजी थे। और इन्होंने कहां पर अध्यक्षता करा था? तो 1886 का कलकत्ता अधिवेशन। ओके, आपसे पूछ सकता है प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष पारसी भी पूछ सकता है या फिर प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष भी पूछ सकता है। गैर हिंदू अध्यक्ष। तो प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन था? तो ये भी दादा भाई नरोजी ही आंसर आपका जाने वाला है। देखो दादा भाई नरोजी जो है ना 3 बार कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस अधिवेशन के दादा भाई नरोजी 3 बार अध्यक्ष बने थे। 3 बार अध्यक्ष बने थे। कब कब बने थे? तो ये भी याद रख लेना। एक तो 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में बने थे, 1886 के कोलकाता अधिवेशन में बने थे, नेक्स्ट बने थे 1893 के लाहौर अधिवेशन में, 1893 के लाहौर अधिवेशन में, और एक बने थे आपके 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1906 के कोलकाता अधिवेशन में बने थे आपके दादा भाई नरोजी अध्यक्ष। तो 3 अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे दादा भाई नरोजी। एक तो 1886 कोलकाता अधिवेशन, दूसरा बने थे 1893 के लाहौर अधिवेशन, और थर्ड बने थे 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। तो इस 3 बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए चलना। ओके फ्रेंड्स, अब देखो एक चीज और याद रख लेना है 1886 के कलकत्ता अधिवेशन से कि इसी अधिवेशन में जो है बिहार से 2 व्यक्ति शामिल हुए थे। तो बिहार से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिहार से 2 व्यक्ति, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट। बिहार से 2 व्यक्ति भाग लिए थे। बिहार से 2 व्यक्ति भाग लिए थे इसी अधिवेशन में। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में बिहार से 2 व्यक्ति जो है भाग लिए। और कौन कौन थे भाग लेने वाले? तो एक तो विश्वेश्वर सिंह थे और एक शालिग्राम सिंह। विश्वेश्वर सिंह और दूसरे कौन थे? तो शालिग्राम सिंह। आपसे पूछ लेगा ऐसे कि वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें से बिहार के 2 व्यक्ति ने भाग लिया था? तो 1886 का कलकत्ता अधिवेशन, बिहार का 2 व्यक्ति भाग लिए हैं, एक तो शालिग्राम सिंह और एक विश्वेश्वर सिंह। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप इतना दूर आपका बात क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर क्या पूछ रखा है इन्होंने? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो मुस्लिम कितने प्रतिनिधि थे? तो 33 मुस्लिम प्रतिनिधि भाग लिए थे दूसरे अधिवेशन में। ओके, नेक्स्ट, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूना सार्वजनिक सभा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पूना सार्वजनिक सभा, तो पूना सार्वजनिक सभा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1858 में महागोविंद रनाडे ने, 1870 महागोविंद रनाडे ने, 1870 पंडिता रमाबाई रनाडे ने, 1870 सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भाई देखो पूना सार्वजनिक सभा की बात हुई है तो ये करा था महागोविंद रनाडे ने करा था। महागोविंद रनाडे, बट करा कब था? डेट भी पूछ लिया है। तो 1817 में महागोविंद रनाडे ने करा था। अब जो है महागोविंद रनाडे से एक बात याद ये भी रख लेना, एक तो पूना सार्वजनिक सभा भी याद रख लेना है, और एक याद रख लीजिएगा सोशल कॉन्फ्रेंस का भी स्थापना इन्होंने करा है। सोशल कॉन्फ्रेंस,
तो सोशल कॉन्फ्रेंस का भी स्थापना जो है महागोविंद रनाडे ने करा है। पूना सार्वजनिक सभा का भी स्थापना जो है महागोविंद रनाडे ने करा है। दो बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा महागोविंद रनाडे एंड सोशल कॉन्फ्रेंस महागोविंद रनाडे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और रास बिहारी बोस, सैयद हुसैन बिलग्रामी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। और ये पूछा कब गया था? 66 बीपीएससी प्री री एग्जाम 2020 का क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? ये पूछ लिया आपसे क्वेश्चन। तो देखो भाई, बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले और रास बिहारी बोस तो भाई नहीं है, सैयद हुसैन बिलग्रामी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो ये भी नहीं होना है, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी तो हाँ भाई यही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? यही होगा, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। बाल गंगाधर तिलक से याद रख लीजिए मराठा और केसरी, मैगजीन मराठा एंड केसरी, मराठा और केसरी बाल गंगाधर तिलक से। और बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को एकमात्र मुस्लिम जो अर्थी देने वाले एकमात्र मुस्लिम कौन थे? तो शौकत अली थे। बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को मतलब कि एकमात्र मुस्लिम थे जो कि कांधा दिए थे, वो शौकत अली थे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को एकमात्र मुस्लिम जिन्होंने कांधा दिया तो वो कौन थे? तो शौकत अली थे, शौकत अली थे। ओके फ्रेंड्स, शौकत अली। अब यहाँ पे आपको क्या देखते हुए चलना है फ्रेंड्स? तो शौकत अली हो गया। अब चलना है हम लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ लिया है, प्रथम गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछा गया है। लॉर्ड मेयो तो नहीं, लॉर्ड लिटन नहीं, लॉर्ड कैनिंग नहीं, लॉर्ड डफरिन नहीं। तो भाई यहाँ पे क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज होने वाला है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक होने वाले हैं प्रथम गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन होने वाले हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है आपके पहले प्रथम जो है गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ही जो थे जो सती प्रथा का अंत किए थे। सती प्रथा का अंत आपसे पूछ लेगा कि सती प्रथा का अंत किन्होंने करा है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने करा है। शिशुवध का अंत किन्होंने करा है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने करा है। शिशुवध अंत, शिशुवध का अंत किन्होंने कराया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, लॉर्ड मेयो से क्या याद रखना है? इन्हीं के टाइम पर ना पहली बार जनगणना हुआ था, जनगणना। तो लॉर्ड मेयो के टाइम में जो है पहली बार जो है जनगणना, जनगणना आपसे पूछ लेगा पहली बार जनगणना किसके टाइम पे हुई है? तो लॉर्ड मेयो के टाइम पे जनगणना। तो जनगणना किसके टाइम पे हुआ है पहली बार? लॉर्ड मेयो के टाइम पे। और अगर आपसे पूछ लेगा कि नियमित जनगणना किसके टाइम पर हुआ है? नियमित जनगणना, जनगणना। तो नियमित जनगणना अगर पूछ लेगा तो लॉर्ड रिपन आपको लगाना है, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन एंड जनगणना किसके टाइम पर हुआ है? तो लॉर्ड मेयो के टाइम पर हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अच्छा लॉर्ड डफरिन से क्या याद रख लीजिएगा? कांग्रेस का जो गठन के समय जो वायसराय थे, कांग्रेस के गठन के समय वायसराय, कांग्रेस के गठन के समय वायसराय, कांग्रेस के गठन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन, वायसराय। कांग्रेस के गठन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस, तो कांग्रेस के गठन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। इस तरह से याद रख लियो आप लोग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, भारत सरकार अधिनियम 1945 का आधार बनी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है वो किसका आधार बना था? तो वो आधार बना था आपके भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था। किसका? भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? तो कर्जन वाइली का हत्याकांड मदनलाल ढींगरा, उधम सिंह, भगत सिंह, मनमथनाथ। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 63 बीपीएससी 2017 का क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा था। तो देखो कर्जन वाइली के हत्याकांड से जो है आपके मदनलाल ढींगरा जुड़े हुए हैं। कर्जन वाइली के हत्याकांड से कौन? मदनलाल ढींगरा।
और उधम सिंह किसके हत्याकांड से जुड़े हैं? तो जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर, ओ डायर, जनरल ओ डायर के हत्याकांड से उधम सिंह जुड़े हुए हैं। और ये 1940 में लंदन जाकर के इसे मारे थे। 1940 में लंदन जाकर मारे थे गोली, लंदन जाकर मारे थे। ओके, तो उधम सिंह किसका हत्या किए हैं? जनरल ओ डायर का हत्या किए हैं। कब किए हैं? 1940 में किए हैं और लंदन जाकर किए हैं। क्यों किए थे? क्योंकि जनरल डायर ही वो शख्स था जिन्होंने जलियांवाला हत्याकांड में जो है गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। इसीलिए उधम सिंह जाकर के जनरल ओ डायर को 1940 में लंदन में गोली मार देते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड यहां पर क्या पूछा था? करजन वाइली। तो करजन वाइली का हत्याकांड मदन लाल ढींगरा से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो यहां पर क्या पूछा है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी होता है ना, पॉलिटिकल पार्टी अगर है, तो उसको अगर नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टी के बनाने का दर्जा आखिर देता कौन है, ये पूछ रखा है आपसे कि नेशनल पार्टी या फिर रीजनल पार्टी का उसको दर्जा कौन देता है, ये पूछा है आपसे। संसद, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय। तो देखो, किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी या रीजनल पार्टी अगर बनाना है तो उसका जो डिसीजन लेगा वो चुनाव आयोग लेता है, इलेक्शन कमीशन लेता है। ओके, तो राष्ट्रीय पार्टी हो या फिर क्षेत्रीय पार्टी हो, तो वो जो है सिर्फ चुनाव आयोग डिसीजन लेगा वो बनने लायक है या नहीं। और चुनाव आयोग जो भाई आता है कितने आर्टिकल में? तो 324 में, 324 में, 324 में चुनाव आयोग आता है। अब चुनाव आयोग आया है तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं चुनाव आयोग के बारे में। और देखो, रिसेंट में जो हमारा लोकसभा चुनाव भी हुआ है एंड रिसेंट में आपको झारखंड का इलेक्शन भी देखने को मिला था। तो मे बी कि आपके टीआरई के एग्जाम में चुनाव आयोग से क्वेश्चन उठा लिया जाए, हो सकता है, क्योंकि रिसेंट में दो जगह पे आपको चुनाव देखने को मिल गया है। तो यहाँ पर झारखंड में भी हो रखा था और लोकसभा तो आपका मेन इलेक्शन हो ही रखा है अभी कुछ दिन पहले, मंथ मीन्स जून के अप्रोक्स में उसका रिजल्ट शायद आया हुआ था ना। तो चुनाव आयोग तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हो सकता है दे दे क्वेश्चन। तो चुनाव आयोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो चुनाव आयोग भाई देख लो, ये तो आर्टिकल 324 में है आपका, 324 में आपका क्या है? तो चुनाव आयोग है आर्टिकल 324 में। ठीक है, ये क्या है? तो एक स्वतंत्र निकाय है। चुनाव आयोग क्या है? स्वतंत्र निकाय है। आपसे पूछ लेगा कि चुनाव आयोग क्या है, तो भाई ये एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, इसका मेन काम क्या है? चुनाव आयोग का आखिर काम क्या होता है, आपसे पूछ सकते हैं ना काम क्या है। तो देखो, सांसद, विधान मंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना। तो काम क्या है भाई? तो सांसद, विधानमंडल और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का क्या कराना काम है? इसका चुनाव कराना। ठीक है, ये चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन का काम है कराना, चुनाव कराना। देखिए, अब इसमें जो होता है एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और एक अन्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तो जो चुनाव आयोग होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त से मिलकर बना होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो है अन्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर बना होता है। तो आपका पूछ लेगा चुनाव आयोग किससे मिलकर बना होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य क्या कहते हैं यार, निर्वाचन आयुक्त से मिलकर बना होता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर बना होता है। ओके, और देखो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का अगर आपसे पूछ लेगी कि नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का अगर नियुक्ति पूछ लेगा तो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। बट क्या करेंगे? सांसद के कानून के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे बट सांसद के कानून के अकॉर्डिंग करेंगे। इस बात को भी ध्यान में रख लेना आप लोग। अच्छा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो कार्यकाल जो भाई होता है वो 65 वर्ष का होता है, 65 वर्ष तक का। ठीक ना, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष तक का? तो 65 वर्ष, या फिर 6 साल भी हो सकता है, या 6 साल। तो 65 वर्ष या 6 साल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 65 वर्ष या 6 साल। और अन्य निर्वाचन आयुक्त का अगर कार्यकाल आपसे पूछ ले, कार्यकाल, तो अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो होता है 62 वर्ष या 6 साल का होता है, 62 ईयर्स या 6 साल का होता है। ठीक है,
तो अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 62 साल या 6 साल का होता है, 62 साल तक के लिए या 6 वर्ष के लिए हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? यहाँ पर क्या पूछा है? सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? बता दो क्या है प्रमुख विशेषताएं, बताओ आप लोग। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। इनमें से सभी सही है। तो देखो पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है ये पूछ लिया है आपसे। तो इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। तो भाई सही बात है, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। अब वो 3 श्रेणियां आखिर कौन कौन सा होता है बताओ तो। 3 श्रेणियां कौन कौन सा होता है? तो देखो एक तो हो जाता है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। दूसरा हो जाता है पंचायत समिति, पंचायत समिति। और तीसरा हो जाता है जिला परिषद और जिला परिषद। ठीक है, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, यही तो आपका 3 उसका मतलब आता है ना। 3 क्या कहते हैं यार, त्रिस्तरीय होता है। तो एक आ जाता है पंचायत समिति, मतलब गांव के स्तर पे आता है क्या, तो ग्राम पंचायत। उसके बाद एक होता है पंचायत समिति, ओके। और एक क्या आ जाता है आपका, जिला परिषद आ जाता है। तो यही तो 3 है आपका। उसके बाद क्या आता है, इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। तो देखो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी क्या है, करेक्ट है, सभी सही है। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आपको पंचायत में आपको अगर चुनाव लड़ना है तो न्यूनतम कितना आयु होना चाहिए? अगर आपको पंचायत में चुनाव लड़ना है तो न्यूनतम कितना आयु होना चाहिए? 18 वर्ष, 25 वर्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं, 21 वर्ष, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पंचायत में चुनाव अगर लेना है तो 21 वर्ष आपका आयु होना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेगा कि विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए, तो 25 वर्ष का आयु होना चाहिए। विधानसभा में अगर आपको चुनाव लड़ना है भाई तो आपका कम से कम 25 वर्ष होना ही चाहिए। लोकसभा में भी अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपका कम से कम 25 वर्ष का आयु कंप्लीट होना चाहिए। मतलब न्यूनतम अगर आपको सदस्य बनना है लोकसभा में चाहे विधानसभा में, तो 25 वर्ष का आयु आपको कंप्लीट करके रखना है। अगर 25 वर्ष आयु है तभी आप उसके लिए एलिजिबल है, वरना नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर वोट देने की आयु पूछ ले तो भाई वोटिंग का आयु जो है वो 18 ईयर्स है। वोटिंग का आयु कितना है, तो वोट देने का आयु 18 साल का है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेगा कि प्रेसिडेंट बनने के लिए कितना आयु चाहिए कम से कम, तो प्रेसिडेंट बनने के लिए कम से कम 35 ईयर्स का आयु कंप्लीट कर लेना चाहिए, 35 ईयर्स का। अच्छा अगर आपसे गवर्नर पूछ लेगा भाई कि गवर्नर बनने के लिए कम से कम आयु कितना चाहिए, तो ये भी 35 ईयर्स होना चाहिए। तो गवर्नर पूछ ले चाहे प्रेसिडेंट पूछ ले, 35 साल। विधानसभा का मेंबर बनने के लिए आयु 25 साल, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आयु 25 साल, वोट देने के लिए आयु 18 साल, और ग्राम पंचायत में जो है ग्राम पंचायत का मेंबर बनने के लिए आयु 21 वर्ष होना चाहिए। आई होप इतना दूर आपका क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डाइस से प्रारंभ की गई थी। बताओ कहां से प्रारंभ की थी? सर्वप्रथम जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है कहां से स्टार्ट हुआ है भारत में? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो देखो भाई यहाँ पर जो एक तो राजस्थान से शुरू हुआ था और दूसरा आपके आंध्र प्रदेश से शुरू हो गया था, आंध्र प्रदेश से शुरू हो गया था। ओके, नेक्स्ट। सुंदरवन क्षेत्र में है, बताओ क्या है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन, आर्द्र समशीतोष्ण वन, सघन मैंग्रोव वन। तो देखो सुंदरवन क्षेत्र में जो है सघन मैंग्रोव वन है। क्या है? सघन मैंग्रोव वन है आपके, सघन मैंग्रोव वन। नेक्स्ट, हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? क्या पूछा है आपसे? वृद्धि हुआ है, मतलब हरित क्रांति के कारण किस फसल में वृद्धि हुआ है? धान, गेहूं, मक्का, गन्ना। तो देखो वृद्धि जो हुआ है आपके गेहूं में हुआ है। किसमें हुआ है? गेहूं में हुआ है। अब हरित क्रांति से पूछ लिया है क्वेश्चन, तो हरित क्रांति जो था ये आखिर स्टार्ट कब हुआ था? बताओ इसका स्टार्ट कब हुआ है? हरित क्रांति स्टार्ट कब हुआ है? तो 1966 से 1967 के बीच में हरित क्रांति स्टार्ट हुआ है। और हरित क्रांति के जनक या फादर किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को, एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक किसे? तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को। ओके, नेक्स्ट। किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है? बताओ सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी। उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो लेटेराइट मिट्टी जो सबसे अधिक है आपका, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बिहार, बिहार तो ना, उत्तर प्रदेश नहीं, मेघालय। तो हाँ भाई देखो, मेघालय में सबसे अधिक जो है लेटेराइट मिट्टी है आपका। ओके फ्रेंड्स, मेघालय में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी। बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर 9/12/23 का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। और ये देखो, शायद इस बार बीपीएससी 70 में भी ये शायद सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि बीपीएससी 70 में भी ये सेम क्वेश्चन रिपीट करा गया है। और ये देखो 68 बीपीएससी प्री 2023 का भी क्वेश्चन था ये वाला। तो बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में किसमें परिवर्तित करता है, बताओ। घर्षण में, सर्पी घर्षण में, उपयुक्त में से कोई नहीं, कर्षण में, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ घर्षण कैसे दे दिया है यार, घर्षण तो ये तो नहीं होगा, सर्पी घर्षण में तो करता नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, कर्षण में भी करेगा नहीं। तो आखिर किस घर्षण में करता है यहाँ पर, तो उपयुक्त में से कोई नहीं करेक्ट आंसर आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, इसका सही आंसर आएगा रोलिंग घर्षण में कन्वर्ट करता है। किसमें करता है, रोलिंग घर्षण में, रोलिंग घर्षण में किसमें करता है, तो रोलिंग घर्षण में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है। मतलब कहने का मतलब है कि गोलकीपर एक खेल में क्या करता है कि गेंद को पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे करता है, तो पीछे आखिर वो क्यों करता है, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, फुटबॉल पर अधिक बल लगाने में, ठीक है, फुटबॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को बढ़ाने में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 68 बीपीएससी 2023 का क्वेश्चन है। तो देखो भाई, यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। तो हाँ, बिल्कुल यही करेक्ट आंसर होगा कि संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए वो अपने हाथों को पीछे करता है। नेक्स्ट, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, रेडियो तरंग, ध्वनि तरंग, एक्स किरण, गामा किरण। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 66 बीपीएससी प्री, ये कब होगा, 2020 होना चाहिए शायद। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा, जो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है वो आपका ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग साउंड वेव है। ओके, नेक्स्ट, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है। When a sound wave travels from one medium to another, the quantity that remains unchanged, क्या पूछा है कि वह कौन सा जो जब देखो ध्वनि जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाता है तो क्या जो है वहां पे अनचेंज्ड रहता है, अपरिवर्तित रहता है, ये पूछा है। तो आवृत्ति, आयाम, तरंगधरी, चाल, क्या अपरिवर्तित रहता है भाई, तो वो आपका आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जो होता है, आवृत्ति जो होता है वो अनचेंज रहता है, वो कभी नहीं बदलता है। आवृत्ति आपका कभी नहीं बदलता है। मान लो क्या, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर साउंड जा रहा है ना, तो आवृत्ति कभी नहीं भी नहीं बदलेगा। इस बात को आप लोग दिमाग में सेट कर लो, साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो आवृत्ति कभी नहीं बदलेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए चलना आप लोग। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति की इकाई है, तो पावर पूछ लिया भाई कि पावर का यूनिट क्या है, एम्पियर, वोल्ट, कूलम, वाट। तो देखो पावर का यूनिट जो है वाट, और पावर से रिलेटेड तो मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है आपके साथ। नेक्स्ट, अच्छा फ्रेंड्स, तो हमारा यहाँ आज का सेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। और आज जो है मैंने आपसे जो घटना चक्र का सीरीज 18 डिस्कस करा है, और कल कल तो संडे है, कल क्लास नहीं होने वाला है। मंडे को हम लोग मिलेंगे अपने बिहार स्पेशल के साथ में। ओके, तो आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।